जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट, मैं ब्लूटूथ ज्वाइन कर लूँ। किससे रखोगे? यूनिफॉर्म निकाल दो है। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव सेंड अ लिंक इन योर ग्रुप। मैंने आपके ग्रुप में एक लिंक सेंड किया था, दैट वाज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। क्या आप लोगों ने वो देखा? Yes, ma'am. Okay, let me share me my screen. Just a minute. Okay, my screen is visible. My Yes, screen is ma'am. visible, students. Okay. Here we have industrial sickness. What do you mean by industrial sickness? मतलब जब आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसा एडवर्स ट्रेंड आता है जो ऑब्जर्व किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली बहुत सारे ईयर से लॉस ही होता जा रहा है, दैट विल बी नोन एज इंडस्ट्रियल सिकनेस। देयर आर मतलब बहुत से क्राइटेरिया है सिकनेस के। A sickness is one which has reported cash loss for the year of its operation. कि जब से आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्टार्ट हुई है तब से आपको कैश लॉस होता जा रहा है, एंड इन द जजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंक। और अगर हम फाइनेंशियल बैंक की जजमेंट लेके आते हैं तो इस कैश को आप करंट ईयर में कैश लॉस को कवर नहीं कर सकते। तो मेजर सिम्टम क्या होता है सिकनेस का कि आपका जो डेब्ट और इक्विटी रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। ओके, हियर भी डेब्ट मीन्स हमने जो पैसा मार्केट में देना है, जो हमने उधार लिया हुआ है, एंड द इक्विटी मीन्स जो हमारा खुद का पैसा है। तो इन दोनों पैसों में जब बहुत ज्यादा गिरावट होती है, नवदीश मैम, नवदीश मैम, तो इस पैसे में जो बहुत ज्यादा गिरावट होती है डेब्ट इक्विटी रेशियो में, तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इम्बैलेंस हो जाती है और इस चीज को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल सिकनेस। और सिक इज वन विच इज अनेबल टू सपोर्ट इटसेल्फ। एक सिक यूनिट वो होती है जो खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसके जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस में क्या होता है, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एट विच टोटल रिवेन्यू है जो हमारा वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। मतलब हम अपनी हर एक चीज के लिए या अपने लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंड हो जाते हैं, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुके होते हैं।
इंडस्ट्रियल सिकनेस क्रिएट वेरियस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा आती है। जब हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है जब वो बहुत ज्यादा सिक हो जाती है तो हमारे पास अनसर्टेन फ्यूचर हो जाता है, वहां के एम्प्लॉयज को अपनी जॉब का खतरा हो जाता है। और जब उनको जॉब अगर उनके पास है, अगर मान लो उनके जॉब नहीं गई तो उन्हें सैलरी या वेजेस नहीं मिलते हैं। ऑफकोर्स सिकनेस इज नॉट अ स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हर एक कंट्री में होती है। इवन इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री, जहाँ पे एडवांस इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, मतलब कंट्रीज, उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। इनके कॉजेज रीजन क्या रहते हैं बच्चे? अब यहाँ पे हमारे पास है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल रीजन। इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल कॉजेज आर दोज विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इट्स मैनेजमेंट, जिनको मैनेजमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिले इन लैंड एक्विजिशन, कि आप अपनी लैंड को ही परचेज नहीं कर पाए हो या आप बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हो। डिले इन ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपके पास कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। डिलेड सप्लाई ऑफ मशीनरी की सप्लाई है जो वो भी काफी डिले होती जा रही है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल मैनेजेरियल स्टाफ, आप अपनी टेक्निकल और मैनेजेरियल स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। डिलेड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सेंक्शनिंग लाइसेंस एंड परमिट भी आपको डिले लेट मिल रहा है। शॉर्टेज ऑफ बेसिक इनपुट्स लाइक पावर एंड कोल, कॉस्ट अवरनेस ड्यू टू फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कि आपके जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं। लैक ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है। अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस बाय कोलाबोरेटर्स, जो आपके कोलाबोरेटर्स हैं जैसे फाइनेंशियल टेक्निकल जो आपकी हेल्प करते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। लार्ज चेंजेस इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो प्राइमरी कॉजेज की अगर हम बात करते हैं, वो क्या होता है, आपके प्रमोटर के पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। डिफरेंसेस अमंग वेरियस पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, कि आपके जो कंपनी में एसोसिएशन में जो लोग हैं उनकी प्रमोशन अच्छे से नहीं हो पा रही है। आपकी कंपनी में मैकेनिकल डिफेक्ट है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है आपकी किसी मशीनरी, कोई भी आपकी मशीनरी है जो वो काम नहीं कर पा रही है। आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द प्राइस, सही टाइम से प्राइस की वजह से आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहे हो। फेलर टू मेक कंट्रोल्स, आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमारी अच्छी नहीं है। ये सब होते हैं कॉजेज, रीजन व्हाई इंडस्ट्रियल सिकनेस हैपन, इंडस्ट्रियल सिकनेस होती क्यों है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लिया? नंबर ऑफ मेजर हैज बीन टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम, बहुत सारे जो मतलब स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने उठाए हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सिकनेस एट द इंसेपिएंट स्टेज हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो डिटेक्शन, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स उठाए हैं। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं। ये पॉलिसीज गाइडलाइंस इश्यू हुई थी अक्टूबर 1981 में और इनको हमने मॉडिफाई कर दिया था इन फरवरी 1982 में। फॉर गाइडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने गाइडेंस ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो गाइडलाइंस में क्या क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट विल हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड रेमेडियल एक्शन। जो मतलब पॉलिसीज बनाई थी उस पॉलिसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स हैं वो अब इंडस्ट्री के सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी उन्हें चेंजेस करने हैं वो खुद करेंगे। उनका सेंट्रल रोल होगा कि ये सिकनेस क्यों हुई है और इस सिकनेस को रिवाइव करने के लिए, रिहेबिलिटेशन करने के लिए दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग सिस्टम, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए। दे विल ऑब्टेन पेरियोडिकली रिटर्न लेंगे उस यूनिट को असिस्ट करने के लिए। डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड किए जाएंगे। दीज विल बी एनालाइज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीओआई। ठीक है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स विल इनिशिएट नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, अच्छे से वो करेक्टिव एक्शन लेंगे यूनिट की सिकनेस को चेक करने के लिए और उनको डायग्नोज करने के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो वो अगर अनेबल हुए, जहां पे वो अनेबल हुए सिकनेस को रोकने के लिए, देन दे विल डील विद देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कि जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, जो इंडस्ट्रियल
यूनिट ने बाहर का पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग पैसा जो देना है, उस चीज को नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर से दे विल कवर अप करेंगे, ठीक है। वेयर इट इज डिसाइडेड टू नेशनलाइज द अंडरटेकिंग, इट्स मैनेजमेंट में बी टेकन ओवर अंडर द प्रोविजंस, तो नए प्रोविजंस बनाए जाएंगे अंडर डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। 6 मंथ के पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट है वो नेशनलाइजेशन के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे। फाइनली द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग प्रेजेंटली बीइंग मैनेज, फिर वो मैनेज किया जाएगा अंडर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या कंसेशन दिए हैं, बहुत सारे कंसेशन दिए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट की थिकनेस को रिवाइव करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दिया 1971 में अंडर द सेक्शन 72A। उसमें टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा हेल्दी यूनिट को कि वो सिक यूनिट को टेक ओवर कर ले, मतलब टैक्स कंसेशन में क्या कर रहे हैं इन्होंने 1971 के अंडर एक सेक्शन बनाया 72A में, जिसमें जो हेल्दी यूनिट है, जो यूनिट अच्छे से काम कर रही है, वो चीज सिक यूनिट को टेक ओवर करेगी, फिर इसको रिवाइव करेगी। तो टैक्स बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कि आप एक बिजनेस के लॉस को एक ऐसे बिजनेस को फॉरवर्ड कर रहे हो जिसके पास प्रॉफिट है। समझ आ रहा है बच्चे? कंसेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टूडेंट्स आर यू देयर? यस मैम। समझ आया बच्चे? यस मैम। हाँ जी, तो जो बिजनेस अच्छे से हेल्दी बिजनेस है, वो बिजनेस उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी जो लॉस में चल रही है, और फिर उसको रिवाइव कर देगी, और उनको टैक्स फ्री कंसेशन मिल रहा है। मोreover फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए प्रोवाइड की गई है अप टू 15 लाख रुपीज, और प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उनका 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये चीज नहीं करनी है, ये चीज हम नहीं करेंगे। इसके बाद आप बात कर सकते हो, ये जो गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट बनाई गई है, गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट बनाई गई है, ये भी इंडस्ट्रियल सिकनेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए ही बनाई गई थी, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर ओमकार गोस्वामी। रिपोर्ट जुलाई 1993 में सबमिट हुई थी। फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सिकनेस, सिकनेस को जल्दी डिटेक्ट करना। डिफॉल्ट ऑफ 180 डेज, कि अगर 180 डेज से किसी की रीपेमेंट नहीं हुई है उस चीज को चेक करना। कैश क्रेडिट में जो इरेगुलरिटीज आ रही हैं 180 डेज से ज्यादा, उनको चेक करना। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक 1976 को अमेंड कर दिया था इन्होंने, चेंज कर दिया था। BIFR पीरियड रिस्ट्रिक्टिंग कर दी थी। 80 कंपनी ओन रेफरेंस ऑफ BIFR शुड बी वॉलेंट्री, मतलब कि अगर आप अपनी कंपनी को रेफर कर रहे हो BIFR को, वो वॉलेंट्री होना चाहिए, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास रेमेडीज। रेमेडीज की क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं, तो सम ऑफ द इफेक्टिव मेजर्स इन सिकनेस को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, टेक्निकल हेल्प के लिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो टेक्निकल और प्रोफेशनल कंसल्टेंट के बाद भी अगर कोई इंडस्ट्री मतलब रिवाइव नहीं कर पाई है, तो उनको सॉफ्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड किया गया है। बैंकर्स को उनकी प्रॉब्लम सौंप दी गई है, बैंकर्स ने अब उनको पूरा रीडिफाइन किया है, उनको नई डायरेक्शन दी है कि आप किस तरीके से अपनी सिकनेस को खत्म कर सकते हो। इट इज ऑल्सो द लेवल ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट, सर्विस और सपोर्ट दी गई है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइस। असिस्टेंस इन रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की गई है। द 6 इंडस्ट्रियल कंपनीज बिल 1997 में पास हुआ था, लोकसभा ने पास किया था, उसमें बहुत सारे चेंजेस इंकरेज किए गए हैं। It suggested that a time bound procedure was to be adopted, कि एक टाइम बाउंड प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए, within which the scheme has to be sanctioned, कि एक स्कीम BIFR ने सैंक्शन की है कि they will play the role of a mediator, मीडियम, एक मीडियम का रोल वो प्ले करेंगे। टेक्निकल अब्सोलेंसनेस, अगर आपके पास अच्छी टेक्निक नहीं है, आपको नई टेक्निक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर द न्यू प्रोविजन an opportunity will be given to get an unanimous consent to a scheme, की नई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी स्कीम के लिए। फ्रॉम ऑल कंसर्न फेलिंग, की जो भी फेल होते जा रहे हैं, जो अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर पाए हैं, उनके लिए नई स्कीम बनाई जाएगी। That was all about the industrial sickness and its remedies. Any student have doubt? हाँ जी स्टूडेंट, if you have any doubt. लवनीश ने क्लास लेफ्ट कर दी। संजय,
switch on your mic. Yes, ma'am. Sanjay, you have raised your hand. Why? Tell me what you have doubt. सॉरी, वो गलती से चले गया। गलती से हो गया। आई मीन क्लिक ओके, हो गया। यस मैम, बाय क्या मिस्टेक। पढ़ाया मैंने आज आपको? इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में मैम। ओके, टेल मी व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस। मैम, जो जैसे कंपनी लॉस में चलती रहती है कंटिन्यूस 2 और 3 ईयर से, वो उसकी हम्म सिकनेस होती है। उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। हम्म एक्सटर्नल जो कंपनी जिसे कंट्रोल में अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो उसके एक्सटर्नल वो सिकनेस हो जाते हैं। और इंटरनल जो उनके अंदर जितने सारे भी वीकनेस होते हैं या उनके वीक पॉइंट होते हैं, वो हो गया उनका। हम्म रेमेडीज करवाई है मैंने। कौन कौन सी रेमेडीज थी? उसमें तो था मैम। टेल मी अबाउट द रेमेडीज बच्चे। अर्पणदीप, स्विच ऑन योर माइक। अर्पणदीप। मैम, हाँ जी, लवनीश। क्लास क्यों लेफ्ट की थी बच्चे? मैम वाईफाई कनेक्शन उड़ गए थे मैम, इसलिए। अच्छा, जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया? हाँ जी मैम। ओके, टेल मी अबाउट द इंडस्ट्रियल सिकनेस। वेट मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम, इंडस्ट्रियल सिकनेस डिफाइंड all over the world as an industrial company which has at the end of any financial year and accumulated losses equally to over exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and financial year immediately preceding such financial year. ओके स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। Yes, फ्रॉम ma'am. मतलब अब हमारे जो टॉपिक है वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना? तो अब हम यस स्टार्ट मैम। करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू आपकी रिवीजन होती रहेगी। नेक्स्ट वीक से आपकी एमएससी स्टार्ट है ना? Yes, मैं 25 से है मैम। हाँ, तो नेक्स्ट वीक से ही तो कह रही हूँ। मतलब अब ये यस मैम। 4 डेज रह गए ना हमारे पास क्लास के। तो हम्म। बस जैसे आज की तो खत्म हो गई, ठीक है? तो इन 4 डेज में हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगी, आप लोगों के बीच में टॉपिक्स को डिवाइड कर दूंगी। संजय, अपना माइक ऑफ करो बच्चे, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगी, मतलब आप लोगों के बीच टॉपिक्स को डिवाइड करूंगी। उन टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो मैं वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद आप उस टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन देंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। समझ आया क्या कह रही हूँ मैं? नो मैम। समझ नहीं आया? हम क्या करेंगे बच्चे, मैं आप लोगों को मान लो डेली के 2-2 टॉपिक दूंगी, ठीक है? जब मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी, अगर आपको डाउट है आप मुझसे पहले ही उस टॉपिक पे डाउट ले लोगे और फिर अपनी प्रेजेंटेशन बनाओगे। अगर डाउट नहीं है तो आप मुझे खुद से प्रेजेंटेशन देना। अब समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ओके, अब मैं आप लोगों को टॉपिक दे रही हूँ। जस्ट वेट।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा है अर्पणदीप के लिए। अर्पण, आर यू देयर? Yes, ma'am. Note down your topic of presentation. Number one topic is define the concept of entrepreneurship. Have 1 second. Define the concept of entrepreneurship. Okay. Theories of entrepreneurship. Okay. And the last one is myths about entrepreneurship. Ma'am, हाँ जी, needs. myths, MYTHS, वहम। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके लोगों के दिलों में क्या वहम है? It. myths about entrepreneurship। Okay. ठीक है। Yes. अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अर्पण, आप इन टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन दोगे और आप अपनी स्क्रीन भी शेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप आके सिर्फ बोले जा रहे हो, नहीं, स्क्रीन शेयर होनी चाहिए, चाहे वो पीडीएफ है चाहे वो पीपीटी है। Okay, ma'am. ओके, हाँ जी, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट इज लवनीश वर्मा। यस मैम। लवनीश वर्मा, आप अपने टॉपिक नोट डाउन करो। कौन से टॉपिक है मैम? फर्स्ट टॉपिक है आपका एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स एंड मोटिवेशन। वेट अ मिनट मैम। मैम कैन यू स्पीक अगेन? एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स एंड मोटिवेशन। स्ट्रेट्स मैम? ट्रेड्स बच्चे, ट्रेड, TRAITS, ट्रेड। ट्रेड्स, ट्रेड्स, ओके। ट्रेड, हाँ, ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके मैम। थर्ड वन इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस मैम। टॉपिक हो गए आपके। हाँ जी मैम। अर्पण के बाद, मतलब आज के बाद जो सी हमारी सेकंड क्लास लगेगी। फर्स्ट क्लास में अर्पण दे रहे हैं, हाँ जी सेकंड मैम। क्लास जो लगेगी उसमें आपकी प्रेजेंटेशन होगी। सेम फॉर यू, स्क्रीन शेयर होनी चाहिए, चाहे वो पीपीटी हो चाहे वो पीडीएफ। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट इज संजय झा। यस मैम। नोट डाउन योर टॉपिक। ओके मैम। नंबर वन, barriers in the way of entrepreneurship. Barriers in the way of entrepreneurship. फिर से मैम, बैरियर In the way of entrepreneurship. ओके मैम। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल। ओके मैम। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान एंड रीजन ऑफ फेलर। एंड रीजन ऑफ फेल्योर। फेलर वो कि बिजनेस ट्रेलर। प्लान क्या होते हैं और अगर वो फेल होते हैं तो उनके बीच में क्या रीजन। लास्ट वाला कौन सा बोले वर्ड? रीजन ऑफ Business फेलर ऑफ and- बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान एंड रीजन ऑफ फेलर। ओके। ठीक है। मैडम, ओके, अब आप, हाँ मैम, जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ प्रेजेंटेशन किਵੇਂ देनी है ये पीपीटी बच्चे वगैरह? प्रेजेंटेशन में हाँ पीपीटी बनाओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो। अगर आप पीपीटी नहीं बना सकते तो आप नेट से कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो जिसमें ये सारे टॉपिक्स हो, अपनी स्क्रीन शेयर करो और उससे एक्सप्लेन। मैम ਆਪਾਂ बुक चो मतलब कि बुक ਦੀ फोटो खिंच के भी ਆਪਾਂ शेयर कर हाँ, सकते बुक हैं। की फोटो खींच कर स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बट इट शुड बी क्लियर, विजिबल हाँ जी, होनी चाहिए।
ओके मैम, यही पूछना हाँ, था। जैसे आपको सही लगे वैसे करो। अब आप लोग मुझे ये मैम बताओ मेरा कि तो मैंने, बोलो, बताइए 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 मैम। ये बताओ कौन कौन से टॉपिक मैंने आप लोगों को दिए हैं, इस टॉपिक में आपको डाउट है तो वो अभी क्लियर करो। हो जाएगा मैम, पीपीटी हम लोग अच्छे से। संजय हो जाएगा। लवनीश, आपको अपने टॉपिक में कोई डाउट? मैं एक मिनट मैम। मैं कर लूंगा मैम, ट्रेड तो कर देख। लोगे? हाँ जी, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे की, एक एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ठीक है ना, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अर्पण, आपको कोई डाउट बच्चे जो मैम हो गया क्या हाँ जी, क्लास मैम? अर्पण कहाँ गया? यस मैम। अर्पण, आपको कोई डाउट? मैम एमएसटी वास्ते भी दस दूंगा कुछ, एमएसटी एमएससी में पूरा सिलेबस आएगा बच्चे, आपका पेपर बन चुका है। नहीं नहीं, कितने मार्क्स का है मैम, वो तो आएगा। वो 24 मार्क्स है, आपकी बार आपका वो नहीं है, सब्जेक्टिव है। एप्टीट्यूड नहीं है। हाँ, हाँ जी, सब्जेक्टिव है, रिटर्न में होगा। सब्जेक्टिव है, ओके मैम। हाँ जी। मैम कितने क्वेश्चन होंगे? सेम प्रोसीजर जो पहले रहता था कि सबसे पहले आपके लेंगे 2 मार्क्स के फॉर्म, सेक्शन ए में, उसके बाद आपके सेक्शन बी में लेंगे 4 मैं मार्क्स आवाज कट गई आपकी मैम। सबसे पहले जैसे सेक्शन ए में रहेंगे आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है मैम। सेक्शन बी में रहेंगे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो मैम सेक्शन सी में रहेगा 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। 3 सेक्शन हो गए, हर एक सेक्शन 8 मार्क्स का, 24 मार्क्स का आपका एमएसटी होगा। 1 आवर 30 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, कोई और डाउट हो? कॉपी तो लिख के सेंड करांगे। हाँ जी, को नोटबुक पे नोट डाउन करके पीडीएफ बना के वो आप मुझे सेंड करो। ओके। और डाउट? जिसको भी कोई भी डाउट हो पूछो मुझसे। और प्लीज अब ऑनेस्टली अपनी क्लासेस लगा लिया करो, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, बता रही हूँ मैं। हम तो लगाते ही हैं, मैं आपको पता तो है। हाँ, वो मैंने बोला नवनीश मैम को, तो नवनीश तो मेरी क्लास पढ़ाता है। अर्पण, आप कितने दिनों से क्लास क्यों नहीं लगा रहे थे? सर लग गए थे क्या हुआ? और कनक दा सीजन सी ना मैं बच्चे, कनक का सीजन ठीक है, क्लासेस भी बहुत जरूरी है। तो मेरे भरा दी प्रोसेस करके मैंने दिल्ली बड़ा क्वारंटाइन। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे ब्रदर दे ना वीजे करके मैंने दिल्ली बहुत 5-6 बारी गेड़ा लाना बड़ा बच्चे, टाइम वेस्ट। उसके लिए उसका वीजा जरूरी था क्या? आपके लिए आपकी क्लास जरूरी नहीं थी? तो ड्राइवर ना होते फिर वो उन्होंने टेस्ट फिर उस करके हो गया मेरा।
संजय अपना माइक ऑफ करो बच्चे, आपका माइक ऑन क्यों है? सॉरी मैम। हाँ जी लवनीश, आपने हैंड रेज किया। Why you have raised your hand लवनीश? मैम मैं देख रहा था मैम क्या चीज है मैम, नहीं सी। क्या तुम बच्चे हो क्या? ऐसी ऐसी मैम।